स्टूडेंट्स, मैं संगीता गुसाई हमेशा की तरह आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। हम क्लास 12th का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, पुष्पीय पादपों में जनन। पुष्पों में पूरी जनन क्रिया को हमने 3 भागों में स्टडी करना था। पहला था निषेचन पूर्व की घटनाएं, जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। दूसरा था निषेचन और उसके बाद है निषेचन पश्च की घटनाएं। आज हम पढ़ने वाले हैं निषेचन, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि पराग का अंकुरण कैसे होता है, पराग नली का निर्माण, पराग नली कैसे पूरी वर्तिका पर अपना मार्ग बनाती है, अंत में वो पराग नली नर युग्मकों को लेकर के कैसे मादा युग्मक से संलयन करती है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कि हम डबल फर्टिलाइजेशन यानी दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। तो आइए फिर एपिसोड शुरू करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। यदि आपके किसी दोस्त के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है तो शेयर भी कीजिए। निषेचन या फर्टिलाइजेशन नर युग्मक नर जननांग में बनता है और मादा युग्मक मादा जननांग में बनती है, लेकिन उन दोनों के बनने का उद्देश्य आपस में संलयन करना होता है और इसी संलयन को हम निषेचन कहते हैं। सन 1884 में सर एडवर्ड स्ट्रॉसबर्गर ने, जो कि एक बॉटनिस्ट थे, उन्होंने बतलाया कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि द्विनिषेचन की क्रिया संपन्न होती है। और ये सब जो प्रयोग है उन्होंने लिली के पौधे पर संपन्न की। ट्यूब के द्वारा यानी पॉलन ट्यूब जब बनती है उसके द्वारा दोनों युग्मक मादा युग्मक से मिलते हैं, तो इस तरह के निषेचन को हम नाल युग्मकी या साइफेनोगैमी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आवर्तबीजी पौधों में यानी एंजियोस्पर्म प्लांट में साइफेनोगैमी टाइप का ही फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है। एंजियोस्पर्म में जो निषेचन है वो 4 स्टेप में पूरा होता है। हम चित्र के द्वारा एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे, आप थोड़ा इनको समझ लो। पहला है पराग कणों का अंकुरण एवं पराग नलिका का निर्माण, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। यहाँ पर पहले स्टेप में हम पढ़ेंगे कि कैसे परागण के बाद यानी पॉलिनेशन के बाद पराग कण अंकुरित होते हैं और पराग नलिका का निर्माण होता है। ठीक है। दूसरा जो है वो पराग नलिका का मार्ग, पाथवे ऑफ पॉलन ट्यूब, यानी अब पराग नलिका बन तो गई है, उसका निर्माण हो गया है, लेकिन वो अपना रास्ता वर्तिकाग्र और वर्तिका में कैसे बनाती है, कैसे उसकी अंदर जाती है। ठीक है, तो ये दूसरे पॉइंट में हम ये पढ़ने वाले हैं। तीसरा है पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश, द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, यानी कि ये जो पराग नलिका अब बन गई है, उसने अपना रास्ता बना दिया है, लेकिन वो अंदर बीजांड तक जाएगी कैसे, कैसे वो भ्रूण कोश तक यानी एम्ब्रियो सैक तक अपने आप को अंदर डालेगी, जिससे कि नर युग्मक वहां पहुंच सके। और लास्ट जो है वो मेन मकसद जो है वो द्विनिषेचन, वो क्या होता है वो एक एक करके हम पढ़ेंगे। मैं एक रफ डायग्राम आपके लिए बना रही हूँ। ये हम बनाते हैं जायांग, क्योंकि जायांग में ही निषेचन की क्रिया संपन्न होनी है। ये ऊपर बन गया वर्तिकाग्र और नीचे वर्तिका, वर्तिका काफी लंबी होती है, और नीचे जो है वो बन गई आपके अंडाशय, ये हम थैलेमस भी बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया अंडाशय। ये आगे मैंने पढ़ा रखा है आपको, ये है वर्तिकाग्र। जो परागण है वो क्रिया संपन्न हो जाती है। पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो घटना होती है, जो क्रिया होती है, उसी को हम परागण कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे जी परागण आ गए, पराग कण आ गए, सॉरी। ठीक है, अब उनमें से एक जो होगा, अब पराग कण की संरचना हम देखें तो कैसी होती, इस तरह से होती है। अंदर इंटाइन होता है यानी अंदर वाली त्वचा होती है, और ये एक्साइन होती है। ठीक है, और एक्साइन पर यहाँ 3 जगह पर छिद्र होते हैं। ठीक है, पराग छिद्र। इंटाइन जो होता है ना वो एक छिद्र से बाहर निकलता है। ठीक है, और पराग नलिका का निर्माण करता है। यहाँ पर पहले से ही 3 न्यूक्लियस होते हैं, केंद्रक होते हैं।
एक केंद्रक होता है कायिक कोशिका का और 2 होते हैं जनन कोशिका के। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले के वीडियो आप जाकर देख सकते हैं कैसे बनती हैं। ठीक है, तो पहला काम होता है कि पराग नलिका का निर्माण हो जाता है। पराग नलिका के निर्माण के लिए जब परागकण यहाँ वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वर्तिकाग्र की कोशिकाओं से जितना भी शुगर होता है, जितना तेलीय पदार्थ होता है, वो सब जो परागकण है ये सोख लेता है और सोखने के बाद फिर जो त्वचा है वो ढीली हो जाती है और अंदर वाली इंटाइन आसानी से एक पराग नलिका का निर्माण करती है, जिससे कि ये तीनों केंद्रक जो है वो पराग नलिका में आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरा स्टेप है पराग नलिका का मार्ग, पाथवे ऑफ पॉलन ट्यूब। पराग और वर्तिका इन दोनों में पूरी कोशिकाएं भरी होती हैं, किसी किसी में खोखली होती हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो कोशिकाओं से भरा होता है। क्योंकि आपको फिर ये स्पष्ट नहीं दिखाई देता तो मैंने यहाँ पे ये कोशिकाएं नहीं बनाई हैं। तो जो पॉलन ट्यूब है यानी कि पराग नलिका, वो इन कोशिकाओं को धक्का देते हुए आगे बढ़ता है। कायिक कोशिका वो भी सबसे पहले आगे लगी होती है, ये यहाँ जाती है कायिक कोशिका, यहाँ पर आ जाती है, 2 पीछे उसके नर युग्मक होते हैं। आगे जैसे जैसे वो पराग नलिका आगे रास्ता बढ़ाती रहती है, ये और आगे आगे बढ़ते जाते हैं। और बीच में जो है, अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर आपको इस तरह से, माना कि ये पराग नलिका का निर्माण हो गया, यहाँ तक पहुंचने वाला है। तो जो ये तीनों केंद्रक जो हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, पीछे जो है वो कैलोज का ऐसे ब्लॉकेज लग जाता है जिससे कि ये युग्मक वापस ना जाए। ठीक है, आपको यदि कोई सा भी इनमें टर्म समझ ना आ रहा हो कि कैलोज क्या है, कायिक कोशिका क्या है, तो आप प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं, जो पहले की वीडियो है में, तो आपको सारी चीजें जो है वो आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम एक और चित्र बना लेते हैं। ये प्लेजेंटा है, अपरा से फिर ये पूरा बीजांड जो है वो बना हुआ है। अंडाशय के अंदर ये बीजांड है। ठीक है, बीजांड के अंदर क्या होता है, ये भ्रूण कोश है, एम्ब्रियोसेक है। अब यही एम्ब्रियोसेक में ही इन नर युग्मक ने पहुंचना है। तीसरा स्टेप है पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश, जिससे कि जो नर युग्मक हैं वो यहाँ क्या कर सके, संलयन कर सके। धीरे धीरे यहाँ पर आते हुए जो तीसरा केंद्रक कायिक कोशिका का होता है वो नष्ट हो जाता है और अब सिर्फ 2 युग्मक रह जाते हैं, दोनों नर युग्मक होते हैं। अब इन नर युग्मक का यहाँ प्रवेश होना है। तो ये भी आगे 3 तरह से होता है। कैसे? पहला है अंडद्वारी प्रवेश या पोरोगेमी एंट्री। अब पोरोगेमी एंट्री कैसे होती है, यदि पराग नलिका यहाँ से जाती है अंदर, इधर ऐसे घुसती है, ठीक है, यहाँ से मतलब ये कौन सा होता है, अंड द्वार होता है, ठीक है ना, बीजांड द्वार। बीजांड द्वार से यदि एंट्री होती है तो उसे हम कहते हैं अंडद्वारी प्रवेश, यहाँ नीचे से होती है जब, यहाँ से। दूसरा है निभागी प्रवेश या फिर चलेजोगैमी। चलाइजा किसे बोलते हैं, ये वाला जो बीजांड के बिल्कुल सामने वाला भाग होता है, इसे हम चलाइजा कहते हैं। अगर यहाँ से जाता है, ये पराग नलिका आती है ऊपर से और सीधा यहाँ ऊपर से चले जाती है, यहाँ से मतलब ऊपर से चलाइजा से, तो उसको हम बोलते हैं निभागी प्रवेश। तीसरा है मध्य प्रवेश या मीजोगैमी। यदि पराग नलिका किसी भी साइड से, यहाँ से अगर प्रवेश करती है, चलाइजा को छोड़कर और माइक्रोपाइल को छोड़कर अगर कहीं और से प्रवेश करती है तो उसको हम कहते हैं मध्य प्रवेश। इनका उदाहरण भी मैं एक एक बता दूं। इसका उदाहरण है कुकुरबिटा, ठीक है। जो निभागी है उसका उदाहरण है कैजुराइना या बिटुला। और जो अंडद्वारी प्रवेश है, अक्सर जो एंजियोस्पर्म है, जितने भी आवृतबीजी पौधे हैं जो आप पढ़ रहे हो, उन सब में ये इसी प्रकार का यानी कि अंडद्वार प्रवेश ही होता है। तो अब हम आगे समझते हैं कि ये कैसे एंट्री करता है। तो ये पूरी ओवरी है, ठीक है, ये आपको बीजांड दिया है और ये बीच में एम्ब्रियोसेक यानी कि भ्रूण कोश है। भ्रूण कोश का चित्र ये रहा, ये आपने पहले भी देखा होगा।
तो यहाँ पर पराग नलिका जो है वो माइक्रोपाइल वाली साइड से यहाँ ये दोनों सहायक कोशिका हैं सिनर्जिड, इनके नीचे फिलीफॉर्म एपरेटस है, यहाँ पे ऑरेंज कलर का जो मैंने दिखाया है आपको। तो पराग नलिका क्या करती है, यहीं फिलीफॉर्म एपरेटस यानी तंतु में जो समुच्चय होता है यहीं से प्रवेश करती है। प्रवेश करती हुई धीरे धीरे ये जो कोशिकाएं होती हैं, कौन सी वाली, सहायक कोशिका सिनर्जिड, ये डिसअपेयर हो जाती हैं, यानी कि वो समाप्त हो जाती हैं। और जो फ्यूजन होता है वो सबसे पहले यहाँ एग सेल के साथ होता है। तो इन दोनों में से एक तो यहाँ अंड कोशिका के साथ मिल जाता है, ठीक है। एक नर युग्मक इन दोनों में से जो कि अगुणित है वो मादा युग्मक से मिलता है। अब मादा युग्मक यहाँ पर क्या है, अंड कोशिका, ठीक है, अंड कोशिका के साथ मिलता है और ये भी अगुणित है। दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं, जो कि क्या होता है, द्विगुणित होता है। ये पहला काम यहाँ पे ऐसे होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर सिनर्जिड भी समाप्त हो जाएंगे दोनों, यहाँ पर दोनों सहायक कोशिकाएं समाप्त हो जाती हैं। अब सिर्फ जो है अंड कोशिका का के बाद बने हुए जायगोट रह जाता है, यहाँ पे युग्मनज रह जाता है। अब बाकी आप सोचोगे कि ये दूसरे वाले नर युग्मक का क्या होता है। जो दूसरा वाला सेकंड नंबर वाला है, एक तो इसके साथ प्रवेश कर गया, जो दूसरा वाला है वो आगे बढ़ करके यहाँ ध्रुवीय केंद्रकों में चले जाता है। अब ध्रुवीय ये सिर्फ केंद्रक होते हैं और ये भी अगुणित होते हैं, NN। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सेकंड, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड नर युग्मक, नर युग्मक को इंग्लिश में बोलते हैं मेल गैमिट। और ये दूसरा वाला यहाँ ध्रुवीय केंद्रकों से मिल जाता है। यहाँ पे ध्रुवीय केंद्रक 2 हैं, तो यहाँ पे ये भी अगुणित है और ध्रुवीय केंद्रक भी अगुणित है, लेकिन वो अलग अलग हैं, इस तरह से NN। और ये तीनों मिल करके त्रिगुणित 3N हो गए ना, 1 2 3, तो 3N हो गए। ये भ्रूण पोष बनाते हैं, भ्रूण पोष, कोश नहीं, ये भ्रूण कोश था, ये भ्रूण पोष है, एम्ब्रियो सैक है। और यहाँ पर जब ध्रुवीय केंद्रक के साथ मिलकर के दूसरा नर युग्मक त्रिगुणित कोशिका बनाता है, उसको हम भ्रूण पोष कहते हैं। पोषण कोशिका होती है और इसका मेन उद्देश्य बनने का यही होता है ताकि ये युग्मनज को, जब ये युग्मनज बढ़ रहा हो, भ्रूण बन रहा हो, तो ये इसे पूरी तरह से पोषण दे सके। तो इसीलिए इसको भ्रूण पोष या एंडोस्पर्म कहते हैं। प्रकार आपने देखा कि पुष्पीय पादपों में, एंजियोस्पर्म में 2 बार संलयन होता है, 2 बार निषेचन होता है, और इसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं या द्विनिषेचन कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। तीनों एक ही टर्म है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। कि इसके द्वारा नरजनक कौन सा है, ये दूसरा वाला, नरजनक के लक्षण भ्रूण पोष में आ जाते हैं, ठीक है, एंडोस्पर्म में आ जाते हैं। एक और पॉइंट ये याद रखना कि पहले जाइगोट बनता है और फिर जाके भ्रूणपोष बनता है, पहले दोनों साथ में नहीं होते हैं। पहले, क्योंकि पहले जब एंट्री कर रहा है नर युग्मक यहाँ पर, तो पहले कौन पड़ता है, पहले एग सेल पड़ता है ना, अंड कोशिका, और बाद में अंदर जा करके तब जाके वो केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक मिलते हैं। तो दूसरा वाला जो नर युग्मक है वो बाद में निषेचन करता है, इसको हम त्रिसंयोजन भी कहते हैं। तो इस जाइगोट के लिए ये काफ़ी फायदेमंद होता है त्रिसंयोजन।